इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कॉमन कोल्ड को, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, फिलेरियासिस और रिंगवॉर्म जो कि फंगल इन्फेक्शन है. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन कोल्ड. सो कॉमन कोल्ड एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है. आपको भी कभी ना कभी कॉमन कोल्ड हुआ होगा. इसमें भी लिखा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. बहुत ईजिली स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और ऑलमोस्ट एक साल में 2-3 बार कॉमन कोल्ड तो ईजिली हो जाता है. कॉमन कोल्ड इज़ कॉज्ड बाय मैनी वायरसेस. वायरल इन्फेक्शन है. बहुत सारे वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन है दैट इज़ राइनो वायरस. मोस्ट ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ राइनो वायरस. राइनो वायरस में जो राइनो का मतलब है दैट इज़ नोज़. ग्रीक में राइनो का मतलब नोज़ होता है. एंड अगर आप देखोगे इसमें लोकेशन में भी मैंने लिखा है दैट नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करता है, बट नॉट इन द लंग्स. दैट मीन्स ये इन्फेक्शन डीपर इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है. ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है. डीपर जो इन्फेक्शन हमने एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है दैट इज़ न्यूमोनिया, वो एल्वियोलाई में कॉज करता है. सो दैट इज़ अ डीपर इन्फेक्शन, वो लंग्स का इन्फेक्शन है. But this one is upper respiratory tract infection. Another thing that you must be knowing about common cold is कि वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है. सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको बाहर से ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं. उन कॉमन कोल्ड जैसे होता है तो एक पीक पे पहुंचता है और फिर वो डिज़ीज़ अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है. सो सिम्टम्स आते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं, एक पीक तक पहुंचते हैं एंड देन इट डिज़ॉल्व्स बाय इटसेल्फ. सो 3 से 7 दिन तक ये लास्ट करता है इन्फेक्शन. ये सिम्टम्स लास्ट करते हैं. जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज़, आपको पता है, स्टफ़ी नोज़ फील होता है, कंजेशन जिसे बोलते हैं, नेज़ल कंजेशन, नेज़ल डिस्चार्ज. एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें कंसिडर करने के लिए दैट इज़ ये जो एपिथीलियम लेयर है, जो नोज़ में एपिथीलियल लेयर होती है सबसे बाहर, आपको पता होगा, म्यूकोज़ल एपिथीलियम बोलते हैं जिसको. लैरिंग्स में, फेरिंग्स में भी, ओरल कैविटी के अंदर भी सब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. ये सब एपिथीलियल सेल्स के अंदर राइनो वायरस इन्फेक्ट करते हैं, इन सेल्स में एंटर करता है. सो इधर के एरिया में ही कुछ ना कुछ इन्फेक्शन क्रिएट होगा, यहीं के कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि बॉडी के भी जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो यहीं पे सब आ जाएंगे फाइट ऑफ करने के लिए इस इन्फेक्शन को, इन वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस यहीं पे रहते हैं. कोई वायरस या बैक्टीरिया का एक कॉमन हैबिटेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. जैसे निमोनिया के जो वायरसेस हैं वो एल्वियोलाई तक जाते हैं, राइनो वायरस इस एपिथेलियल लेयर तक रहता है. सो इधर के जितने भी सिम्टम्स हैं वो होते हैं नेज़ल डिस्चार्ज, कंजेशन, सोर थ्रोट, थ्रोट एरिया जो फेरिंग्स का एरिया, वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेनफुल होगा. होर्सनेस होती है वॉइस में, तो मतलब वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व है, मतलब लैरेंजियल एपिथेलियम, लैरिंग्स तक है इन्फेक्शन. कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये भी सारे सिम्टम्स होते हैं. एंड ट्रांसमिशन लास्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स. यू नो दैट कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाएंगे, तो वायरसेस उस ड्रॉपलेट्स के अंदर ही होते हैं, तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रैवल कर जाता है, मूव कर जाता है, एंड देयरफॉर इस तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. फोमाइट्स, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन ने टच करी है, जैसे कि डोर नॉब हो गया, कीपैड हो गया, कोई यूटेंसिल है, उन एरियाज़ में, उन ऑब्जेक्ट्स में वायरसेस सर्वाइव करते हैं फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू वीक्स, डिपेंड करता है वो वायरस का कितना लाइफ स्पैन हो सकता है. सो मे बी 2 घंटा या 1 हफ्ता. सो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में वो वायरसेस है, तो अगर आप उधर टच करते हो तो वायरसेस आपके स्किन पे आते हैं, आपके हैंड्स पे आते हैं, और फिर वो अगर हैंड को आप आईज़ में टच करते हो, नोज़ में या माउथ में, तो वो आपके अंदर आ सकता है वायरस. सो इस तरीके से भी ट्रांसमिशन होता है थ्रू फोमाइट्स. इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे वायरस ज़िंदा सर्वाइव कर रहा है. सो दिस इज़ कॉमन कोल्ड. इसका कॉज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. लोकेशन कहाँ पे बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है, सिम्टम्स क्या है, कितने टाइम तक इट लास्ट फॉर. सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 3 to 7 days
तक रहता है, एंड देन ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट्स और फोमाइट्स. सो दैट इज़ ऑल विथ कॉमन कोल्ड. नेक्स्ट इज़ मलेरिया. मलेरिया का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है: अ डिजीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स. हमारे इंडियन टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है दैट मलेरिया इज़ द किंग ऑफ ऑल डिजीज़ेस. और भी बहुत सारे कल्चरल टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया में, इजिप्शियन टेक्स्ट में और चाइनीज़ लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मलेरिया के बारे में डिस्कस किया गया है. इवन अगर आप मलेरिया का नाम देखोगे ना, मैल एरिया, सो इट इज़ बैड एयर. इसका मतलब ये है, और इधर से इसका नाम रखा गया था बैड एयर, बिकॉज पहले बिलीव करा जाता था कि ये जो बैड एयर को स्मेल करने से मलेरिया हो जाए, ये डिज़ीज़ हो जाती है. सो उसका नाम रख दिया था मलेरिया. सो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था दैट इन लंदन मलेरिया के विद रिस्पेक्ट नहीं, कोई और डिज़ीज़ थी मे बी, बट उसमें लिखा था दैट इन लंदन दे वुड क्लोज देयर डोर, नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, ताकि वो स्मेल ना कर लें उस एयर को, ख़राब एयर को. सो अ डिज़ीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स. दिस इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसके अंडर आता है. जो मलेरिया से पहले एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जैसे कि टाइफॉइड, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, ये सब वायरल डिजीज़ेज़ हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं. मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअन डिज़ीज़. प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया. प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है. प्लाज्मोडियम एक जीनस है. प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं. उन सारी स्पीशीज़ में से 5 स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं, जो ह्यूमंस को मलेरिया कॉज करवाती हैं. इन 5 स्पीशीज़ में से 3 स्पीशीज़ का एनसीईआरटी में मेंशन्ड है: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम. और इन तीनों में से भी फैल्सीपेरम जो है वो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट होती है, सबसे ज़्यादा फेटल होती है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है. इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे. मतलब जैसे फैल्सीपेरम मैंने बोला कि डेंजरस है सबसे ज़्यादा मलेरिया, तो उसके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव सिम्टम्स होंगे. सो मे बी ये डिफ़र करते हैं सिम्टम्स में. किसी के माइल्डर सिम्टम्स हैं, किसी के एग्रेसिव है. जोग्राफी में डिफरेंस होता है. जैसे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में मे बी एक पर्टिकुलर तरीके का प्लाज्मोडियम स्पीशी ज़्यादा दिखता है. एशिया सब कॉन्टिनेंट में एक डिफरेंट तरीके का प्लाज्मोडियम, उधर डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जो वो उसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है. पैसिफिक एरिया में डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज़. सो ऐसे करके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं. नाउ अगर आप ये लाइफ साइकिल को देखो, ये एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ है. इसमें आप बहुत चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि स्पोरोजोइट यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मीरोजोइट, यहाँ लिखा है गेमीटोसाइट, अगेन स्पोरोजोइट. ये सब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं. एक ही ऑर्गेनिज्म है बट वो बदल रहा है. फ्रॉम स्पोरोजोइट टू मीरोजोइट बदल रहा है, मीरोजोइट टू गेमीटोसाइट बदल रहा है. सो ये सब एक ही ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जब मस्किटो बाइट करता है तो एज स्पोरोजोइट एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में. सो स्पोरोजोइट जब अंदर आता है वो डिवाइड करता है, मीरोजोइट बनाता है. मीरोजोइट आगे गेमीटोसाइट्स बनाते हैं और फिर गेमीटोसाइट अल्टीमेटली स्पोरोजोइट्स दोबारा बनाते हैं. सो ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं एक ही ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ प्लाज्मोडियम. दूसरी चीज़ है कि देखो ये लिवर सेल्स के अंदर जाके डिवाइड कर रहा है, देन ये आरबीसीज के अंदर जाके भी डिवाइड कर रहा है. लिवर सेल्स के अंदर गया, डिवाइड करा, सेल को तोड़ा और बाहर निकला. देन आरबीसी के अंदर जाता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, सेल को तोड़ता है, लाइसिस करके बाहर आता है. एंड देन ये इस तरीके से करता रहता है. सो इधर से ये पता चलता है दैट प्लाज्मोडियम इज़ एक्चुअली एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. और सिर्फ प्लाज्मोडियम ही नहीं, प्लाज्मोडियम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म ये बिहेवियर शो करते हैं कि वो सेल के अंदर घुसते हैं, ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेल को तोड़ करके बाहर निकलते हैं, देन अगेन दूसरे सेल के अंदर जाते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, देन लाइसिस करके बाहर निकलते हैं. एंड देन ये परपेचुअल साइकिल चलता रहता है. द थिंग इज़ कि आप देखो कि प्लाज्मोडियम के पास 2 होस्ट हैं.
वो 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर जीता है या सरवाइव करता है। एक है ह्यूमंस और दूसरे हैं मस्कीटोज। ह्यूमंस के अंदर ये कैसे एंटर होता है? एज स्पोरोजोइट। और फिर जब मस्कीटो अगेन बाइट करता है तो वो गेमीटोसाइट्स को ह्यूमंस के अंदर से निकाल लेता है। सो एंट्री होती है एज स्पोरोजोइट और एग्जिट होती है एज गेमीटोसाइट्स ह्यूमंस के अंदर। और मस्कीटोज में ये उल्टा है, इन्फेक्टिव स्टेज जो है दैट इज़ गेमीटोसाइट और फिर स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो एग्जिट करते हैं। अनदर थिंग यू कैन ऑब्जर्व इज़ कि ह्यूमंस के अंदर उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे वो मल्टीपल फिजन कर रहा है और अपना नंबर्स को इंक्रीज़ कर रहा है। एंड मस्कीटो के अंदर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हो रही है जो कि होती है उसके गट में। एंड देन फिर वहाँ से जो स्पोरोजोइट्स बनते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड तक ट्रैवल करके जाते हैं। वहाँ फिर सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमंस के अंदर जाएंगे जब बाइट करेगा मस्कीटो तो। सो इस लाइफ साइकिल को अगर एक समरी में बताना है तो मस्कीटो बाइट करता है, स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं, स्पोरोजोइट्स जाते हैं लिवर के अंदर, लिवर में लिवर सेल्स के अंदर जाके एंटर करते हैं, वहाँ पे डिवाइड करते हैं और मीरोजोइट्स बनाते हैं। मीरोजोइट आरबीसी के अंदर इन्फेक्ट करते एंटर करते, आरबीसी के अंदर ग्रो करके डिवाइड करते हैं। देन अगेन जो मीरोजोइट्स निकले वो और बाकी सारे आरबीसीज के अंदर जाते हैं और ऐसे एक साइकिल चलती रहती है। कुछ मीरोजोइट्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके ये गेमीटोसाइट्स बना देते हैं और वो गेमीटोसाइट्स फिर दैट इज़ पिक्ड अप बाय अ मस्कीटो, एनोफिलिस मस्कीटो। एंड देन मस्कीटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन, जो स्पोरोजोइट्स बनते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइग्रेट करते हैं ऑब्वियसली टू द सलाइवरी ग्लैंड एंड देन सलाइवरी ग्लैंड से वापस से किसी ह्यूमन की बॉडी में इन्फेक्शन होता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस तरीके से वो सर्वाइव करता है। 2 होस्ट के अंदर दोनों का एक डिफरेंट रोल है, दोनों होस्ट का। नाउ एक और चीज़ लास्टली, हीमोजोइन। हीमोजोइन के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हीमोजोइन एक्चुअली जब आरबीसी के अंदर होते हैं ना मीरोजोइट्स, तो वो फीड करते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के ऊपर वो फीड करते हैं, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं हीमोजोइन। सो ये एक एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है। तो जब ये मीरोजोइट सेल को तोड़ करके बाहर निकलते हैं तो हीमोजोइन रिलीज़ होता है साथ में। तोड़ करके बाहर निकलते हैं तो मीरोजोइट तो रिलीज़ होते ही है, हीमोजोइन भी रिलीज़ होता है और वो ये जो एकदम से सिंक्रोनस रिलीज़ होता है ये। मतलब कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैटर्न में है, अंदर सेल के एंटर करता है एंड देन साथ में सिंक्रोनिसिटी में सारे प्लाज्मोडियम एक साथ तोड़ करके लाइसेस में निकलते हैं बाहर। और क्लिनिकली अगर आप देखोगे तो हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन फीवर और चिल्स होते हैं, पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे फीवर और चिल्स महसूस होते हैं और फिर वापस से वो सबसाइड करता है फीवर और फिर तीसरे दिन वापस से शूट अप करता है, 3 दिन बाद वापस से शूट अप करता है फीवर। सो एक रिपीटेटिव पैटर्न जो है ये इसका एक फ़ीचर है, क्लिनिकल फ़ीचर है और जो कि बेसिकली हीमोजोइन की वजह से होता है। नेक्स्ट वी हैव अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, बट इसमें इस बारी जो प्रोटोजोआ है दैट इज़ एंटामीबा हिस्टोरिटिका। ये अमीबा के जैसे होते हैं, इनमें सूडोपोडिया होता है और इनकी जो लोकेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इस तरीके से दिखते हैं। इसके अंदर ये जो रेड कलर के हैं दीज आर आरबीसीज। सो ये आरबीसीज के ऊपर फीड करते हैं, सेम वो भी आरबीसीज के ऊपर फीड करते थे, प्लाज्मोडियम भी हीमोग्लोबिन के ऊपर टू बी मोर स्पेसिफिक। ये एंटामीबा इट इंजेस्ट्स आरबीसीज। तो इससे आप एक तरह का साइज़ कंपेयर कर सकते हो कि एंटामीबा कितना बड़ा होगा अगर वो आरबीसीज के ऊपर इंजेस्ट करा। ऑब्वियसली आरबीसीज ह्यूमन आरबीसीज है। प्लाज्मोडियम जो था प्लाज्मोडियम में वो प्लाज्मोडियम जाता है लिवर के अंदर और
आरबीसीज़ के अंदर, और पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट आप बोलो कि सर्कुलेशन में है पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड के अंदर है तो ब्लड तो सर्कुलेट होता ही रहता है. एंटामीबा जो है दैट रिजाइड्स इन टेक्स शेल्टर इन लार्ज इंटेस्टाइन. in the large intestine. सो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है तो ऑब्वियसली वो ओरल रूट से आया होगा अंदर बॉडी के अंदर. ओरल रूट से कैसे? कंटामिनेटेड वाटर या फूड किसी ने इंजेस्ट किया है तो उस उधर से वो अंदर आता है बॉडी के, एंड देन स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इट स्टेज देयर, टेक शेल्टर देयर. और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को ये करोड कर सकता है, अंदर इन्वेड कर सकता है और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर जा सकता है और उधर उन जगह को इन्फेक्ट कर सकता है. सो जब ये एंटामीबा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इट प्रोड्यूसेस सिस्ट्स, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है और सिस्ट बनाता है. इसमें भी, ये भी प्रोटोजोआ है, इसमें भी लाइफ फॉर्म्स होंगे, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. जैसे प्लाज्मोडियम की डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, मीरोजोइड्स, फोरोजोइड्स. एंटामीबा की भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, ट्रोफोजोइड, सिस्ट, ये 2 लाइफ फॉर्म्स होती हैं. सो वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करता है और ये स्टूल के थ्रू एंटामीबा एग्जिट करता है बॉडी से. सो इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट्स एंड ट्रोफोजोइड्स ये बॉडी से एग्जिट करता है. ये दोनों लाइफ फॉर्म्स हैं एंटामीबा की. एंड देन ये सिस्ट या ट्रोफोजोइड किसी और, मतलब ये स्टूल में प्रेजेंट है तो ये स्टूल से अगर कुछ कंटामिनेट हो रहा है, वाटर या फूड, एंड देन वो फिर कोई हेल्दी पर्सन इंजेस्ट कर रहा है तो उसको भी, उसके अंदर भी एंटामीबा के पैथोजन जो है वो जा रहा है. और इसमें हाउस फ्लाई भी कैरी करती है. अगर हाउस फ्लाई किसी स्टूल के ऊपर बैठी है एंड देन उसके बाद कोई फूड के ऊपर बैठ रही है तो उस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो सकता है. एंटामीबा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम स्टूल्स टू द फूड या वाटर जो भी है. सो इसका फीको ओरल ट्रांसमिशन है. फीको ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है. सो सिम्टम्स ये एक्चुअली में अगर कई बार एसिम्टोमेटिक होता है, दैट मीन्स कोई सिम्टम्स नहीं आते, पर्सन एकदम नॉर्मल होता है और उसके अंदर एंटामीबा होता है. डाइसेंट्री होती है, डाइसेंट्री इसका मेन फीचर होता है. डाइसेंट्री इज़ बेसिकली डायरिया विद ब्लड और म्यूकस एंड म्यूकस. सो ये इसका एक अमीबिक डाइसेंट्री का, ये डाइसेंट्री जो है सिम्टम वो कॉमनली दिखता है. अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, अल्सर्स हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स आते हैं. सो दिस इज़ अमीबिक डाइसेंट्री, जिसको अमीबियासिस भी कहते हैं, कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका. लोकेशन लार्ज इंटेस्टाइन. फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है. कंटामिनेटेड वाटर, फूड, हाउस फ्लाई एज अ कैरियर, एंड सिम्टम्स डायरिया विद ब्लड, म्यूकस, abdominal pain, cramps. Then comes infections जो कि ये हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, राउंड वर्म्स या जिसको बोले नीमाटोड, उसके इन्फेक्शंस, दैट इज़ एस्कैरियासिस, फिलेरियासिस. एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. ये एक हेलमिंथ है, पैरासाइट है. नाउ ये एनिमल किंगडम में हम आ गए हैं. एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स जो कि एज पैरासाइट ह्यूमंस के अंदर रहते हैं. सो एक है एस्कैरिस, ये रहता है इंटेस्टाइन के अंदर. सो ये जो वर्म्स होते हैं अपने आप को इंटेस्टाइन के अंदर स्टिक कर देते हैं, अपने आप को इंटेस्टाइन के अंदर ये शेल्टर लेते हैं और इंटेस्टिनल वॉल के साथ ये ऐसे अपने आप को स्टिक कर लेते हैं वहाँ पे. this one is the female one, this one is the male one. so इनमें डिफरेंट सेक्सेस होते हैं. इंटेस्टाइन के अंदर जब ये रहते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं और एग्स प्रोड्यूस करते हैं. एक दिन में दे प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स.
200,000 एग्स, वो सब स्टूल्स के थ्रू निकलते हैं एंड दे, अगर सपोज़ ओपन डेफिकेशन है, ओपन स्टूल्स है, तो वो सॉइल के अंदर उसके एग्स प्रेजेंट होंगे। और कोई बच्चा खेल रहा है, वो सॉइल को टच करता है एंड वो अपने मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है, देन अगेन इन्फेक्शन वहाँ से स्प्रेड होता है। सो एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स which takes shelter in the intestine, और हर दिन वो एग्स पास करते हैं अलॉन्ग द फीसेस। सो इसका भी फीको ओरल ट्रांसमिशन है। सिम्टम्स अगेन इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज होता है। अगर बहुत सारे वर्म्स से वो इन्फेक्ट हो जाए वो पर्सन, तो उसके अंदर बहुत सारे वर्म्स होते हैं और इतने सारे वर्म्स होते हैं तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। जनरली जो ये वर्म्स होते हैं ये सिर्फ 2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, तो 2 ईयर्स के अंदर ये अपने आप ही डेड हो जाते हैं। एग्स पास करते रहते हैं 2 साल तक, लेकिन 2 साल के अंदर ये दे डाई। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन एक एंडेमिक एरिया में है, एंडेमिक एरिया होता है जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉमन है, जिसका प्रेवलेंस बहुत हाई है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हैं विद एस्कैरियासिस, तो बार बार अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है और बार बार वो इंजेस्ट करे जा रहा है एग्स को, कंटामिनेटेड फूड या वाटर है या सॉइल कंटामिनेटेड है और वो बार बार इंजेस्ट कर रहा है एग्स को, तो वो वर्म्स इकट्ठे होते जा रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, री इन्फेक्शन होता जा रहा है एंड देन वर्म लोड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर एंड दैट कॉजेज ब्लॉकेज। एंड ऑब्वियसली इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी, उन सब चीज़ों से ब्लीडिंग होती है, मसल पेन, अनीमिया हो सकता है, फीवर। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सो दिस इज़ एस्कैरियासिस। इसी के साथ फिलेरियल वर्म, जैसे विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी या विशरेरिया मलाए, ये 2 स्पीशीज़ हैं जो फिलेरियासिस कॉज करते हैं। इसमें भी मेल फीमेल होता है और इसमें भी रिप्रोडक्शन होती है। वो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म, ये 2 ऑर्गेनिज्म है, ये लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, और फिर वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जो बेबीज़ हैं उनको, जिनको माइक्रोफिलेरिए कहते हैं, वो उसकी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है ब्लड के अंदर। एंड देन मस्किटो आता है और फिर उस माइक्रोफिलेरिया को, जब वो ब्लड को सक करता है तो माइक्रोफिलेरिया को उठाता है बॉडी से एंड देन इट गोज़ एंड इन्फेक्ट अनदर पर्सन जो हेल्दी पर्सन है, और फिर उसके अंदर फिलेरियल वर्म्स आ जाते हैं। सो वेक्टर इज़ फीमेल मस्किटो। इसमें एक ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। मतलब जैसे कि अगर ये सेल्स हैं, इन सेल्स में अगर कोई वायरस आ जाए तो यहाँ पे एक पूरा इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सारे सेल्स आ जाते हैं बॉडी के, WBCs आ जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एक तरह का वॉर जोन बन जाता है। इधर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाते हैं। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है। बॉडी का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये जो वर्म्स हैं ये 8 साल तक, 10 साल तक 7-8 साल तक सर्वाइव करते हैं बॉडी के अंदर। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती रहती है, बार बार वहाँ पे सेल्स, इम्यून सेल्स जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं उस पैरासाइट को। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। जनरली जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर वायरस आया नेज़ल एपिथेलियम में, इसमें नेज़ल एपिथेलियम में वायरस आया था, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, हीलिंग होगी और देन अल्टीमेटली वो डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दिस इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इधर इन्फ्लेमेशन हुई, दैट वाज एक्यूट इन नेचर, कुछ टाइम तक के लिए हुई, वो जैसे ही वायरस मर गया
ख़त्म हो गया इन्फेक्शन, सो उसके साथ साथ वो इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म होगी। बट यहाँ पे कितने क्रॉनिकली बहुत सालों तक इन्फ्लेमेशन चलती जा रही है, तो इसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं बहुत। अलग अलग अपेरेंस चेंज हो जाती है, जैसे कि ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं। लिम्फेटिक वेजल्स का काम होता है ड्रेन करना, लिम्फ को ड्रेन करना, वो जो उसका वो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। सो इस तरीके से ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। लेग्स स्वोलन अप हो जाती हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोअर लिम्ब बेसिकली जनरली लोअर लिम्ब्स में होता है ये, एंड देन जेनाइटल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये पूरा ऐसे स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। So this is a slowly developing chronic inflammation. कुछ सालों तक तो पता ही नहीं चलता है कि फिलेरियल वॉर्म है, कोई सिम्टम्स नहीं आते, एंड देन ऑन लेटर स्टेजेस ये ऐसे स्वोलन बहुत ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं बॉडी में। सो देयर इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड देन लास्टली वी हैव रिंगवर्म। रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, इसके नाम में रिंग वर्म है, लेकिन ये एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें 3 स्पीशीज़ हैं, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ये जो 3 स्पीशीज़ हैं वो सेम जीनस को बिलोंग करती हैं, और ये तीनों कॉज करती है रिंगवर्म, जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है, स्किन में कॉज होता है। रिंगवर्म इसलिए इसका नाम दिया गया है बिकॉज जिस तरह का लीजन बनता है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, एक रिंग की तरह रेड एरिया ऐसे बन जाता है। सो दैट इज़ वाई इसका नाम रिंग वर्म रखा गया है। जनरली वार्म मॉइस्ट फोल्ड्स जो होते हैं स्किन में, वहाँ पे फंगस अच्छा ग्रो करेगा बिकॉज उसको पानी चाहिए और वार्म इन्वायरमेंट चाहिए। वो उसको टोज़ के बीच में मिलेगा या ग्रोइन एरिया में मिलेगा। अगर किसी ने बहुत टाइम तक शूज़ पहने हुए हैं, ऐसे केसेस में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। गीले गीले कपड़े पहन रखा है किसी ने, उस केस में इन्फेक्शन होना कॉमन है। कोई स्पोर्ट्स खेलता है और उसमें किसी को फंगल इन्फेक्शन है, तो अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है उधर हो सकता है। स्विमिंग पूल्स में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। लॉकर एरियाज़ में उसमें जो सरफेस है वहाँ पे हमेशा स्लिपर्स पहन के चलना चाहिए, वो एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, स्किन कांटेक्ट या फिर पूल्स के अराउंड या फिर लॉकर रूम्स या किसी ने बहुत देर तक शूज़ पहने, ये सब चीज़ें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस के होने को बढ़ाती है। बेसिकली हाइजीन मेंटेन करना इसमें इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स में ड्राई स्केली लीजन, स्केली लीजन इज स्केली मतलब रफ, सो ड्राई हो जाती है स्किन, रफ उस एरिया में होगा, और रिंग के जैसा पैच बनेगा, लीजन बनेगा, रेडनेस एरिया बनेगा विद इंटेंस इचिंग। सो ये है रिंग वॉर्म। So that's it with the infections. NCERT के बुक में, NCERT में मेजरली ये सारे इन्फेक्शंस मेंशन्ड है, और मैंने इन्हीं इन्फेक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट किया है. So that's it. Thank you. Bye.